हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम सब भी एकदम बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5। मैम आज आप इतना जल्दी में क्यों हो? जल्दी में इसलिए है क्योंकि आज हमको ये सेक्शंस और विद इसका जो सब सेक्शन है ये फिनिश करना है आज की क्लास में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है मैम, क्योंकि लिंक नहीं तोड़ना, इसको 2 क्लास में मैं नहीं बांट सकती, इसको मुझे आज ही की क्लास में ख़त्म करना है सो दैट ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी लिंक ना टूटे। मैम आज रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन इसलिए नहीं होगा आज अभी क्योंकि रिवीजन आज की क्लास में लास्ट में होगा। अगर टाइम बचा तो लास्ट में, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिटेल में करा दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ा दीजिए। ओके, पढ़ाएंगे भी प्लस रिवीजन भी करेंगे। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5। मैम आज डेट क्या है? आज डेट है 29 जून 2020। ओके जी, ओके। तो ये जो सेक्शन है, अब सभी ध्यान से सुनेंगे। ये जो सेक्शन है, सेक्शन बात करता है ब्लॉक क्रेडिट की। मैम ब्लॉक क्रेडिट के बारे में तो हमने पहले भी कई बार ये वर्ड सुना है। जी बिल्कुल सुना है। आप सबको पता है कि जो क्रेडिट होता है या तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको कब मिलता है? जब आप उसके लिए कंडीशंस पूरी करते हो। काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, हमने पढ़ा था 4 कंडीशंस होती हैं प्लस कुछ मिसलेनियस कंडीशंस भी होती हैं। जब आप वो सारी कंडीशंस पूरी कर देते हो तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन कुछ केस में चाहे आप कंडीशन पूरी कर दो चाहे आप कंडीशन पूरी ना करो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। तो जिस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा हिंट ले लो, बाकी तो करेंगे अभी डिटेल में। जैसे कि आप परचेज कर रहे हो, तो जब आप परचेज करते हो तो परचेज पर जो इनपुट टैक्स देते हैं उसी का आपको क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। लेकिन कुछ केसेस गुड्स के और कुछ केसेस सर्विसेज के ऐसे होंगे जहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी सो दैट आपका माइंड मेकअप हो जाए। कार, अगर आप कार परचेज करते हो तो गवर्नमेंट बोलती है कि कार अगर आप परचेज करोगे तो जब आप कार परचेज करते हो तो उस पर एक अच्छा खासा टैक्स देते हो ही जी। 28% तक का टैक्स आप उस पर दे के आते हो। तो जो आप टैक्स दे के आए हो कार परचेज करने पर, उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कोई वेसल परचेज करते हो, कोई पानी का जहाज परचेज करते हो, कोई एयरक्राफ्ट परचेज करते हो, तो इस केस में भी आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप कोई खुद के लिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज लेते हो, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज लेते हो तो उसका भी आपको कोई भी जीएसटी जो आपने भरा होगा उसका टैक्स नहीं मिलेगा। आप कोई फूड अवेल करते हो, कोई ड्रिंक वगैरह अवेल करते हो तो उसका भी आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? पर्सनल नेचर के हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना, फूड अवेल करना, कोई जिम ज्वाइन करते हो आप या फिर कोई फिटनेस सेंटर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें जो आप फीस देते हो, जो आप चार्जेस पे करते हो, विद जीएसटी पे करते हो, तो उस जीएसटी का भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। आप अपनी लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। जी बिल्कुल लेते हैं मैम, ये तो हम पहले लेते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस आप जो लेते हो, इन इंश्योरेंस पर जो आप प्रीमियम भरते हो वो विद जीएसटी प्रीमियम होता है। तो वो जो प्रीमियम का पैसा तो ठीक है वो गया, लेकिन जो आपने जीएसटी का पैसा दिया उसका तो आपको क्रेडिट मिलता है। जी मिलता है, लेकिन इन केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। ऐसे काफ़ी सारे केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जहां पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो पर्टिकुलर केसेस हैं, आपको हर एक केस याद रखना है। याद हो जाएगा इस बात की मेरी गारंटी है, समझ आ जाएगा, 100% गारंटी है। बस क्लास में बीच में गैप नहीं करना, लाइक 10 मिनट की देखी फिर चले गए, 15 मिनट की देखी फिर चले गए। मैं पकड़ के तो बिठा नहीं सकती, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं, पर मत करना, ऐसे मत करना। लिंक टूटेगा तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं सर्विसेज हम। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले आइए मैं आपको एक बार इसके सेक्शन के दर्शन करा देती हूँ। इसके सेक्शन के दर्शन कर लीजिए, सब सेक्शन 5 के।
ये कहाँ चला गया मैम, ये तो हमको दर्शन ही नहीं देना चाहता। चलिए, ये एक पूरा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 है। देखो हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे। सेक्शन के बारे में लिखा कि ये क्या बताना चाहता है, फिर इसके अंदर क्लॉज ए आप पढ़ोगे। क्लॉज ए में कार के बारे में बताया जाएगा, मोटर व्हीकल के बारे में बताया जाएगा। फिर आएगा क्लॉज डबल ए जिसमें वेसल एयरक्राफ्ट के बारे में बताया गया है। ए बी जिसमें जनरल इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताया गया है। फिर क्लॉज नंबर बी आया, फिर आया क्लॉज नंबर बी, उसके बाद आया क्लॉज नंबर सी आया, क्लॉज नंबर सी, क्लॉज डी है आपके पास, देख रहे हो ना ये चीज़ें। फिर आया क्लॉज नंबर डी, फिर आया क्लॉज नंबर ई, फिर आया क्लॉज नंबर एफ जी एच एंड आई, और इसी के साथ ये सब सेक्शन हो जाएगा। बाय बाय। ठीक है जी मैम। बेसिकली मैंने क्लॉज क्यों दिखाई ताकि आपको पता चले ये जो पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं, इन क्लॉज के अंदर वो पर्टिकुलर गुड्स और वो पर्टिकुलर सर्विसेज लिखे हुए हैं जिन पर आपको नहीं मिल पाएगा किसी भी दिए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट। तो सबसे पहले हम उठाएंगे क्लॉज ए। क्लॉज ए सबसे पहले उठाएंगे जो कि बात हमसे करेगा मोटर व्हीकल की। ठीक है जी मैम, आप सेक्शन से नहीं पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैंने क्या कर रखा है, हर क्लॉज के ऊपर अपना फ्लो चार्ट बना रखा है। पहले हम फ्लो चार्ट करेंगे, सभी फ्लो चार्ट्स करेंगे, फिर हम सेक्शन की रीडिंग लेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है जी मैम, बात समझ आ गई। तो जो सबसे पहला फ्लो चार्ट है वो क्लॉज ए पर है। क्लॉज ए जो कि बात करता है मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल में तो काफ़ी सारे व्हीकल आते हैं, लाइक कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गई, ये सब मोटर व्हीकल तो हैं। जी मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सब मोटर व्हीकल हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, ठीक है, मोटर व्हीकल आप परचेज कर रहे हो, तो जो आप परचेज पर मोटर व्हीकल की वैल्यू का पैसा दे के आ रहे होगे प्लस टैक्स का पैसा देकर आ रहे होगे, तो जो टैक्स का पैसा आपने दिया है क्या उसका आईटीसी आपको मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी कोई फ्लो चार्ट मत देखना। गवर्नमेंट बोलती है कि जनरली मोटर व्हीकल पर कोई भी आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। मोटर व्हीकल का जो आईटीसी होगा वो ब्लॉक होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इस बात का एक्सेप्शंस बताया आपको कि अगर आपने मोटर व्हीकल यूज किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए, लाइक मैंने मोटर व्हीकल पहले खरीदा, फिर खरीदने के बाद मैंने उस मोटर व्हीकल को आगे बेच दिया, तो इस केस में मैं कौन हुई? एंड यूजर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो मोटर व्हीकल को खरीद के उसको बेच रही हूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगी जहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। इनके अलावा कोई भी केस ऐसा होगा जो आपके माइंड में आ रहा होगा, उनमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात। ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, ये होते हैं दो तरह के। हाँ, दो तरह के होते हैं क्या? जी हाँ, दो तरह के होते हैं। एक ऐसे मोटर व्हीकल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसका? पैसेंजर का। पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और कुछ मोटर व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है जी, बात तो समझ आ गई। एक एक एग्जांपल लिख दोगे तो जी बहुत अच्छा रहेगा मैम। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ ट्रक। ट्रक एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जिससे हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पैसेंजर में मैं लिख सकती हूँ कार, टैक्सी, बस, इन सब से हम क्या करते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अब मेरी बात को सुनो, जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने वाला व्हीकल परचेज कर रहे हो, आप कोई भी व्हीकल परचेज कर रहे हो जिसको आप यूज कर रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो व्हीकल कार ही क्यों ना हो, चाहे वो व्हीकल कार ही क्यों ना हो, अगर आपने कार परचेज की और कार को आप यूज कर रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, तो जो भी व्हीकल आप परचेज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा।
ठीक है जी मैम, ये बात समझ आ गई। लेकिन जो दूसरे व्हीकल होते हैं जिनको आप यूज करते हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बोले तो आपने टैक्सी परचेज की, आपने कार परचेज की, आपने कोई बस परचेज की, बेसिकली उसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। एक ऐसा व्हीकल परचेज किया जिसमें इंसान बैठते हैं, चाहे वो खुद अपने यूज के लिए बैठते हो, चाहे वो किसी और को बिठा के अपनी कार चलाते हो, कुछ भी करते हो, बस वो इंसानी व्हीकल है। तो उस केस में जो पैसेंजर व्हीकल होता है जनरली उस पर आईटीसी नहीं मिलता, उस पर आईटीसी ब्लॉक होता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस के केसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं सुनो। पहला एक्सेप्शन तो वही होगा कि आप उस वाले व्हीकल की फर्दर सप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी मैम, मतलब हम एक डीलर हैं, हम खरीद के आगे बेच रहे हैं, तो फिर हमको आईटीसी मिल जाएगा। आप यही बोलना चाहते हो ना? जी हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर मान लो आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हो, आप कार ड्राइविंग सिखाते हो, ठीक है। अब आप कार ड्राइविंग सिखाते हो तो कार ड्राइविंग आप बिना कार के सिखा सकते हो क्या? नो मैम, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बिना कार के थोड़ी कार ड्राइविंग सिखाएंगे। तो आप कार ड्राइविंग सिखाने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कार परचेज करते हो। तो जो आपने कार परचेज की वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज नहीं की, आपने ट्रेनिंग के लिए परचेज की। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, लाइक कोई कार है जो कि टूरिज्म पर्पस के लिए यूज हो रही है। आपका जो बिजनेस है वो टूर एंड टैक्सी वाला जो बिजनेस होता है ना, टूर एंड ट्रैवल्स वाला, वो वाला बिजनेस है। और उस बिजनेस में आपने कार परचेज करके लाए, आप टूरिज्म पर्पस के लिए उस कार को यूज कर रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको आईटीसी दे देगी। तो अब देखो इसको लॉ मेकर ने किस तरह से लिखा। ये जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मतलब जिसमें इंसान बैठते हैं, वो या तो होते हैं, मान लो गवर्नमेंट ने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि जिनकी सिटिंग कैपेसिटी होती है 13। मान लो अगर आपने जो व्हीकल परचेज किया उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 13 पैसेंजर तक की, तो क्या होगा? और गवर्नमेंट ने बोला अगर सिटिंग कैपेसिटी है मोर देन 13 पैसेंजर की तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप कोई भी ऐसा व्हीकल खरीदते हो जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा है, 13 पैसेंजर से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। मैम अगर 13 पैसेंजर से ज़्यादा है तो क्या हमको सभी केसेस में आईटीसी मिल जाएगा या कुछ एक्सेप्शनली केसेस में मिलेगा? नहीं, फिर आपको सभी केसेस में आईटीसी मिल जाएगा। मान लो आपने कोई बस परचेज की, एक बस होती है जिसका नाम होता है फोर्स, मिनी बस होती है, हालांकि ये होती है 16 सीटिंग कैपेसिटी होती है इसकी, 18 भी होती है, 21 भी होती है। हम मान के चल रहे हैं कि 16 सीट्स वाली बस परचेज की, ठीक है। उस बस को मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। पर्सनल पर्पस के लिए बोले तो मेरी जो फैमिली है, मान लो जॉइंट फैमिली है, मेरी फैमिली में 15 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक ऐसी कार चाहिए कि हम कहीं भी जा रहे हो पूरी की पूरी फैमिली एक कार में आ जाए, जी बिल्कुल चाहिए। तो उस पर्पस के लिए अगर मैं फोर्स परचेज करती हूँ जिसकी जो कैपेसिटी है वो 16 पैसेंजर की है, भले ही वो यूज मैंने की है अपने पर्सनल पर्पस में, लेकिन मेरे को उसका पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आप ऐसा कोई व्हीकल परचेज करते हो जिसकी सिटिंग कैपेसिटी हो 13 पैसेंजर से ज़्यादा, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर चाहे उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करो, गवर्नमेंट ने बोला कोई टेंशन नहीं है, तो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करना, तेरे को हम आईटीसी दे देंगे। ठीक है जी मैम।
अब बात आती है, आप कोई ऐसा व्हीकल परचेज कर रहे हो, कोई ऐसा व्हीकल परचेज कर रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है अप टू 13 पैसेंजर। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर तू सिर्फ अप टू 13 पैसेंजर तक का, 13 पैसेंजर तक का कोई व्हीकल परचेज कर रहा है तो उस केस में हम तेरे को आईटीसी सिर्फ तभी देंगे जब तू इन 3 केसेस में फॉल कर रहा होगा, इन 3 केसेस में फॉल कर रहा होगा, अदरवाइज हम तेरे को कोई भी आईटीसी नहीं देंगे। मतलब कि आईटीसी अप टू 13 पैसेंजर में क्या है, ब्लॉक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपको दे दिए। इन एक्सेप्शंस, अगर इन एक्सेप्शन वाले पर्पस के लिए आप कार को परचेज करते हो, किसी भी व्हीकल को परचेज करते हो जिसकी पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी जस्ट 13 पैसेंजर तक की है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा बस, लेकिन तभी मिलेगा जब आप इन 3 पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। ये 3% क्या है, इसको याद रखेंगे फिट से, FIT फिट। F बोले तो फर्दर सप्लाई, I बोले तो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, T बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर ये 3 पर्पस के लिए आप 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी वाला व्हीकल यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप इन 3 के अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी को मान लो रेंट पर देते हो, कुछ भी करते हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपका आईटीसी क्या है, आईटीसी ब्लॉक है। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आई, पर उतनी भी नहीं आई कि जितनी क्लैरिटी से बाकी बातें हमको समझ आती थी। तो सुनो, अब मुझे हर कोई मैसेज में रिप्लाई करेगा, हर एक बच्चा अब आंसर करेगा। जो मोटर व्हीकल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं या 1 तरह के होते हैं? मैम 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, अब बताइए आप सभी की जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का केस होता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आप व्हीकल परचेज करना चाहते हो तो आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं? जी मैम, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। कुछ नहीं चेक करना कि कितना छोटा व्हीकल है, कितना बड़ा व्हीकल है, कैसा व्हीकल है, डजेंट मैटर, बस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया है, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो व्हीकल परचेज किया है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, लाइक उसमें इंसान बैठते हैं, ठीक है, तो उन व्हीकल में या तो वो व्हीकल होंगे अप टू 13 पैसेंजर तक की सीटिंग कैपेसिटी के, या तो वो व्हीकल होंगे 13 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी के। ठीक है मैम, अगर वो अप टू 13 तक की सीटिंग कैपेसिटी के हैं, अप टू 13 तक के, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। इस केस में क्या होता है कि आईटीसी ब्लॉक होते हैं, लेकिन 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। बताइए वो 3 केस कौन से हैं? मैम उन 3 केसेस को तो आपने फिट से डिनोट कराया था। F बोले तो फर्दर सप्लाई, आपने गुड्स खरीदे, आपने कार खरीदी और आपने कार को खरीद के वापस से बेच दिया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। FI फिट था ना, FI बोले तो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, आपने कोई ऐसा सेंटर खोल रखा है जहां से आप लोगों को कार की ट्रेनिंग देते हो, मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग देते हो, जिसकी कैपेसिटी जस्ट 13 पैसेंजर तक की है, उस व्हीकल से आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपने जब व्हीकल परचेज किया था, जो उस पर आईटीसी भरा था, उस आईटीसी वाले टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, FIT, T बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आप उस मोटर व्हीकल को परचेज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन 3 केस के अलावा आप 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी के व्हीकल को किसी भी पर्पस के लिए यूज करोगे, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा।
अब बात आती है, लेकिन अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर 13 से ज़्यादा वाला कोई भी आपने मोटर व्हीकल खरीदा है तो सभी केसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब बात समझ आई मैम, अब बात हमको समझ आ गई। वापस से आ जाइए अपने फ्लो चार्ट पर, एक बार इसको समराइज कर देती हूँ। मोटर व्हीकल आपने परचेज किया, वो मोटर व्हीकल या तो होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या फिर वो होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या तो होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बात करोगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है या फिर मोर देन 13 है। अगर अप टू 13 है तो फिर आपको आईटीसी सिर्फ तभी मिलेगा जब आप 3 केसेस के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, 3 केसेस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। अदर केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 3 केस थे फिट वाले, फर्दर सप्लाई, इम्पार्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदर केसेस में आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर मैं ऐसे व्हीकल की बात करूं जिनकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर से ज़्यादा है, तो उस केस में आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करो। देखो यहाँ पर मैंने कोई डिवाइडर नहीं लगाया है, बोला है कि आईटीसी मिल जाएगा, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करो आईटीसी मिल जाएगा। चलिए, आपको क्लॉज ए पूरी तरह से समझ आया या नहीं? जी मैम आ गया। जब समझ आ ही गया है तो इसके क्लॉज ए के लीगल लैंग्वेज पर आ जाओ और फिर मुझे बता देना मैम कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, फिर मुझे बता दीजिएगा। पहले एक बार लीगल लैंग्वेज पढ़ लो मेरे साथ। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, आप किसके लिए परचेज कर रहे हो? पर्सन वाला मोटर व्हीकल आप परचेज कर रहे हो। ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, ये क्या बात करता है? ब्लॉक क्रेडिट की। ये सिर्फ आपको वही बताएगा कि क्रेडिट्स कहाँ कहाँ पर ब्लॉक हैं, यानी कि जो बातें इसमें नहीं बताई जाएंगी उन सब पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 है, ये बोलता है कि अगर आप पर्सन वाले व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आईटीसी ब्लॉक है। इसने यहाँ पर गुड्स वाले व्हीकल की बात नहीं की। इसका मतलब गुड्स वाले व्हीकल पर आईटीसी ब्लॉक नहीं है, गुड्स वाले व्हीकल पर आईटीसी आपको मिल जाएंगे। तो आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, ऐसे मोटर व्हीकल जो कि पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, पर्सन्स उसमें बैठते हैं, हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 13 पैसेंजर तक की है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, except when they are used for making the following taxable supplies। कौन कौन सी supplies? Further supply of such motor vehicle, transportation of passenger and imparting training of driving of such motor vehicle। बात समझ आई कि नहीं? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ये जो मोटर व्हीकल आपने परचेज किया है, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी है वो अप टू 13 पैसेंजर तक की है, अप टू 13 पैसेंजर तक की है, तो उस केस में आपके आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, इन 3 सर्कमस्टांसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। 3 सर्कमस्टांसेस को हम फिट से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। देखो यहाँ पर इन्होंने जो बात लिखी है ना, ये सिर्फ अप टू 13 तक लिखी है। इसका मतलब 13 से ज़्यादा वालों पर क्या होगा? आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है जी मैम, ये बात हमको समझ आ गई। अब आइए, क्लॉज ए के बाद आएगा क्लॉज ए। एग्जाम में जो रिवीजन का टाइम मिलता है लास्ट वाले डे में जस्ट 2 आवर्स बिफोर फ्रॉम एग्जाम्स, उसमें आपको सिर्फ फ्लो चार्ट्स पढ़ना है। क्लॉज ए, ठीक है, क्लॉज ए आपसे बात करेगा वेसल के बारे में और एयरक्राफ्ट के बारे में, वेसल्स और एयरक्राफ्ट की। ठीक है, अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट को परचेज कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए, जनरली उनके आईटीसी क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 4 एक्सेप्शन पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप इन 4 पर्पस के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी ब्लॉक है। देखो,
वहाँ पर मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, गुड्स वाला अलग, पैसेंजर वाला अलग। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप इसी तरह से इसको याद रखो कि जो वेसल और एयरक्राफ्ट होते हैं उनके आईटीसी ब्लॉक हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो 4 केस कौन कौन से हैं? वहाँ पर क्या था, कार वाले में था फिट, यहाँ पर होगा फिट जी, फिट जी, फिट जी। ठीक है जी मैम, फिट जी याद रखना, फिट जी। FIT का मीनिंग बिल्कुल सेम है, जी का मतलब यहाँ पर नया आ गया है। ठीक है जी। अगर आप एयरक्राफ्ट और वेसल्स को परचेज कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप एयरक्राफ्ट और वेसल को परचेज कर रहे हो ट्रेनिंग देने के लिए, आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो वेसल की, एयरक्राफ्ट की, उनको सिखाना चाहते हो, आपका कोई ऐसा सेंटर है जहां से आप ट्रेनिंग देते हो, तो उस सेंटर के लिए आप अगर कोई वेसल और कोई एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। टी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर पर्पस के लिए आपने कोई एयरक्राफ्ट और वेसल खरीद रखा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए एयरक्राफ्ट खरीदते हो, वेसल खरीदते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। यही 4 सिचुएशन है जहां पर आपको आईटीसी मिलेगा। अदर देन दीज 4 सिचुएशन किसी भी केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या है? ब्लॉक। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ आ गई कि अगर एयरक्राफ्ट और वेसल हम परचेज करते हैं और वो परचेज करके हम उसको वापस से बेच देते हैं या फिर उसकी कोई ट्रेनिंग देते हैं या फिर उससे पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको टूरिज्म पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर उससे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तब तो हमको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन रिमेनिंग ऑल अदर केसेस में आईटीसी ब्लॉक है, हमको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। चलिए, बस इतनी सी बात ही, देख रही हो ना कितना सिंपल सा सब सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आइए आप इसके भी लीगल मैटर पर, इसका भी लीगल मैटर एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहा, वेसल एंड द एयरक्राफ्ट, वेसल एंड द एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड। मैंने आपको क्या बताया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक चीजों की बातें लिखता है। तो वेसल का क्रेडिट ब्लॉक है, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक है, एक्सेप्ट इन दीज सिचुएशन। अगर आप इन सिचुएशन में अपना वेसल और अपना एयरक्राफ्ट खरीदते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। वो कौन कौन सी सिचुएशन है हमको याद रखनी है। फिट जी से, फिट जी, एफ बोले तो फर्दर सप्लाई आप कर रहे हो व्हीकल की और एयरक्राफ्ट की, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज कर रहे हो या फिर आप उसको यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। अगर वो एयरक्राफ्ट है तो आप किस चीज़ की ट्रेनिंग दोगे, आप एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करना सिखाओगे उसको। लेकिन अगर वो वेसल है तो उसका नेविगेशन वाली आप ट्रेनिंग दोगे कि सी के अंदर आपको कैसे चलना है, रूट्स वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इन सब चीज़ों की आप ट्रेनिंग दोगे। तो बेसिकली टी से मैंने डिनोट किया था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। फिर बात आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बाद जी बोले तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात है। जी बोले तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर बात की गई है। अगर आप एयरक्राफ्ट और वेसल को यूज कर रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो भी उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। इन 4 केस के अलावा किसी भी चीज का आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। चलिए, अब आप कितने केसेस सीख चुके हो? मैम, हम तो 2 केसेस सीख चुके हैं, 2 केस हमने सीख लिया है। क्लॉज ए आपने सीखा, क्लॉज बी आपने सीखा। एक बार जस्ट 30 सेकेंड लगा के क्लॉज ए को मैं रिपीट करूंगी। मोटर व्हीकल आप परचेज कर रहे हो, मोटर व्हीकल या तो होता होगा गुड्स वाला या फिर होता होगा, जल्दी जल्दी आप भी मैसेज करना, या तो होता होगा गुड्स वाला या फिर होता होगा पैसेंजर वाला। गुड्स वाले केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। पैसेंजर वाले केस में आपको देखना पड़ेगा क्या उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% पैसेंजर तक है। अगर
सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है तो आपको आईटीसी सिर्फ तब मिलेगा जब वो 3 केस में फॉल करेगा फिट वाले में। लेकिन अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की ज़्यादा की है, 13 से ज़्यादा की है, तो आपको हर केसेस में आईटीसी मिल जाएगा। फिर हमने बात की थी एयरक्राफ्ट और वेसल की। एयरक्राफ्ट और वेसल में हमेशा आईटीसी ब्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ 4 सिचुएशन में आपको आईटीसी मिलेंगे। वो 4 सिचुएशन थी फिट जी वाली, बस वहां पर एक केस एक्स्ट्रा आ गया था। हालांकि कार के केस में ये वाला केस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब बात आती है नेक्स्ट क्लॉज की। नेक्स्ट क्लॉज का नाम क्या है? ए बी। ए बी बातें करता है कार यानी कि मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। जैसे कि आपने कोई मोटर व्हीकल लिया, आपने कोई एयरक्राफ्ट लिया, आपने कोई वेसल लिया, राइट। उस एयरक्राफ्ट, उस वेसल और उस एयरक्राफ्ट के लिए, मोटर व्हीकल के लिए आप क्या लेते हो? टाइम टू टाइम कोई ना कोई रिपेयरमेंट सर्विस तो लेते ही होंगे ना। जी बिल्कुल लेते होंगे। अब कार है, कार कभी हमेशा सही रखी रहे ऐसा जरूरी थोड़ी है। कार अगर परचेज की तो कार में कोई ना कोई तो टेक्निकल डिफॉल्ट आएगा जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेनी पड़ेगी। कार का जनरल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। सिमिलरली एयरक्राफ्ट के केस में भी आपको इंश्योरेंस कराना होगा, उनके रिपेयरमेंट की सर्विस लेनी पड़ेगी। सिमिलरली वेसल में भी आपको उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेनी होती हैं टाइम टू टाइम, या फिर उनका जनरल इंश्योरेंस आपको कराना हो सकता है। तो ये जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज अवेल कर रहे हो तो इस पर भी तो आप क्या दोगे? जीएसटी का पैसा दोगे। तो ये जो जीएसटी का पैसा आप दे रहे हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज पर, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज पर, जो कि आपने लिया है कार के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए और वेसल के लिए, तो उस जीएसटी के पैसे पर आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं, वो बात हमको यहाँ पर सीखनी है। ठीक है जी मैम। अब देखो, मैंने कार परचेज किया, मेरी बात सुनना, अभी कुछ मत देखना। मैंने एक कार परचेज की, हो सकता है उस कार पर आईटीसी ब्लॉक हो। अभी सीखा है ना क्लॉज ए में, हो सकता है एज पर क्लॉज ए उस कार पर आईटीसी ब्लॉक हो। गवर्नमेंट बोलती है देखो जी, क्लॉज ए के थ्रू आपके ऊपर कार का आईटीसी ब्लॉक है, हम आपको कार का आईटीसी नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जी प्लीज मुझे ये बताइए, जो मैंने कार परचेज की थी, आपने उस कार का आईटीसी तो मुझे नहीं दिया था, लेकिन उस परचेज वाली कार पर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज ले रही हूँ, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रही हूँ टाइम टू टाइम। क्या मुझे उन सर्विसेज पर जो मैं जीएसटी भर रही हूँ उस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? गवर्नमेंट बोलती है इधर आओ कंचन जी सुनो, जब आपने कार खरीदी, कार का आईटीसी ब्लॉक था, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर आपको हम जीएसटी देंगे? मैंने कहा बात तो सही बोल रहे हो आप, बट एक बात प्यार से समझा दोगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट ने बोला हमने ये बात लॉ में बहुत प्यार से लिख दी है, आप लॉ पढ़ लीजिए। लॉ में क्या लिख दिया है? लॉ में लिख दिया है ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल, ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल, ऐसा कोई भी वेसल, ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट जिनके आईटीसी जो हमने अर्लियर क्लॉजेस पढ़े हैं उनमें ब्लॉक है, उनमें ब्लॉक है, तो उनके आईटीसी इन वाली सर्विसेज पर भी ब्लॉक रहेंगे, उनके आईटीसी इन वाली सर्विसेज पर भी ब्लॉक रहेंगे। लेकिन ऐसे आईटीसी जो आपको अर्लियर क्लॉजेस में मिल रहे थे और उन्हीं वाले व्हीकल के ऊपर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं, तो उन पर आपको आईटीसी इस वाले क्लॉज में भी मिल जाएगा। और एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे प्यार से जय माता दी। ठीक है मैम, थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, अभी पूरी पूरी नहीं समझ आई हमको। मैंने क्या बोला देखो, मैंने कार परचेज किया, आप सब आंसर देना, मैं जस्ट एग्जांपल पुट करूंगी। मैंने कोई कार परचेज किया, कार की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13 पैसेंजर से ज़्यादा की है। ठीक है जी मैम, इतनी बात समझ आई। आप सब मुझे बताइए, जब 13 पैसेंजर से ज़्यादा की सिटिंग कैपेसिटी है तो इस कार पर मेरे को आईटीसी मिलेगा कि नहीं? जी मैम, आपको बिल्कुल आईटीसी मिलेगा।
और इसी वाली कार के लिए अगर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेती हूँ और उन सर्विसेज पर जीएसटी भरती हूँ, तो क्या मुझे इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली सर्विसेज के जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? जी मैम, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो आईटीसी है आपका अर्लियर क्लॉज में अलाउड था। जब आईटीसी अलाउड है तो उसकी अदर सर्विसेज का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप सबको बात समझ आ गई। लेकिन अगर उस मोटर व्हीकल की कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर है और मैं उसको फिट वाले पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही हूँ, तो अब बताइए मुझे आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम अब थोड़ी ना आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अब कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, बट उसी वाले मोटर व्हीकल के लिए मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रही हूँ। अब बताइए आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम अब आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपको ओरिजिनल वैल्यू पर आईटीसी नहीं मिला तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आईटीसी आपको क्यों मिलना चाहिए? वेरी वेरी गुड। तो अब आओ समझो इस चीज को, देखो मैंने किस तरह से इसको ड्राफ्ट किया। बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में किया है। एग्जाम सेंटर में जस्ट 30 to 40 सेकेंड लगेगा। एग्जाम सेंटर में भी आप खड़े होकर रिवाइज करना चाहोगे, 30 to 40 सेकेंड में ये वाला क्लॉज ए भी आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लॉज ए बी जो कि बात करता है जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। इसमें क्या बातें की गई हैं? इसमें तीनों की बातें की गई हैं, मोटर व्हीकल की, वेसल की और एयरक्राफ्ट की। इसमें तीनों की बातें की गई हैं। ठीक है जी। अगर आप इन मोटर व्हीकल के लिए, वेसल के लिए और एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस कराते हो या फिर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेते हो, तो ये जो सर्विसेज आप ले रहे हो इन पर जो आपने जीएसटी पे किया है, इन वाले जीएसटी पे के आईटीसी का क्या होगा? फिर मैंने बोला कि आपको देखना होगा जो आपने पीछे क्लॉज पढ़े हैं। क्लॉज ए जो आपने पढ़ा था, क्लॉज ए हमने मैम किस चीज का पढ़ा था? क्लॉज ए आपने पढ़ा था मोटर व्हीकल के लिए। इसको ए भी मत करो, इसको ए कर लो। ए मैं आपको उनमें जो आपको नोट्स भेजूंगी उनमें चीज ठीक कर दूंगी, हालांकि उसमें भी गलती हो गया होगा, मैं उसको ठीक कर दूंगी। ए किसका था? ये था मैम वेसल का एंड एयरक्राफ्ट का। अगर आप क्लॉज ए और क्लॉज ए में आईटीसी लेने के हकदार हो, आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो, तो ये जो सर्विसेज आप ले रहे हो, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस, कौन सी सर्विस? जनरल इंश्योरेंस, और ये आरएम का मतलब क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस। अगर पहले क्लॉजेज में आईटीसी अलाउ था, पहले क्लॉजेज में आईटीसी अलाउ था, तो यहाँ पर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे वो वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो। जिनको पहले इनके आईटीसीज मिल रहे थे उनको इन वाली सर्विसेज पर भी आईटीसी मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल था या ऐसा कोई वेसल था या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट था जिनके आईटीसी आपको अर्लियर क्लॉजेज में नहीं मिल रहे थे, अर्लियर क्लॉजेज में आपको नहीं मिल रहे थे, तो उनके ऊपर, उन व्हीकल के ऊपर अगर आप जनरल इंश्योरेंस लेते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेते हो, तो यहाँ भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है। ठीक है मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा हुआ है अगर आप कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आ रहा है जो कि अर्लियर क्लॉजेस से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। इसको सुनना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं हूँ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, आपकी है एक मोटर व्हीकल, ठीक है, आपके पास एक कार है। आप मुझे बोलते हो कि हे जनरल इंश्योरेंस कंपनी XYZ लिमिटेड, प्लीज हमारी कार को इंश्योर कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं आपकी कार पर इंश्योरेंस की सर्विसेज देने के लिए रेडी हूँ। अब जब मैं आपकी कार पर इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही हूँ तो
अब आपकी कार में मान लो बाय चांस कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो मेरे को आपकी कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी पड़ेगी कि नहीं करानी पड़ेगी? जी मैम, बिल्कुल आपको करानी पड़ेगी। तो आपकी कार को सही कराने के लिए मैं कहीं ना कहीं से रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज अवेल करूंगी कि नहीं करूंगी? जी मैम, आप करोगे। तो जब मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज अवेल कर रही हूँ, क्योंकि मुझको आपकी कार को सही कराना है, जो कि मैंने इंश्योर्ड कर रखी है, जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस दे रखा है आपको, तो उस केस में गवर्नमेंट मुझे बोलती है, देखो कंचन जी, आपकी एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, आप अपने क्लाइंट्स को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे होगे, तो वो सर्विसेज आप कहीं ना कहीं से तो ले रहे होगे, तभी तो आगे दोगे। तो जो सर्विसेज आप कहीं से ले रहे हो आगे देने के लिए, तो उन सर्विसेज पर आप टैक्स का पैसा दे रहे हो, तो उस टैक्स के पैसे का आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी खोल रखी है। आप ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज अपने यूज के लिए नहीं ले रहे हो, आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आप हमसे सर्विस लेके सर्विसेज को आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है जी मैम, ये बात तो हमको समझ आ गई। तो इन्होंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपकी कोई जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस की आपकी कोई कंपनी है जो कि आपने क्या कर रखी है, कंपनी खोल रखी है, और कंपनी खोलने के बाद आप मोटर व्हीकल का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का क्या करते हो, इंश्योरेंस करते हो, आप इंश्योरेंस करते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ITC अलाउड अंडर क्लॉज ए और नॉट। अब बताइए, क्या आपको ITC मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो अभी तक तो मेरे से कहानी सुनी, उसको याद रखना, फिर इस चीज को देखना। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही। तो जो आपने परचेज किया था, सॉरी परचेज की बात नहीं आएगी, आपने जो इंश्योरेंस दिया था, अभी क्या बोल रहे हैं चीज को सुनो, कि जो आपने इंश्योरेंस किया है अपने क्लाइंट के मोटर व्हीकल का, उस पे ITC अलाउ होता हो चाहे नहीं, सामने वाले को आपके लिए मैटर नहीं करता कंचन जी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हो। अब आपके क्लाइंट को क्लॉज ए भी जो हम पढ़ चुके हैं उनमें ITC मिलता हो चाहे नहीं मिलता हो, डजेंट मैटर फॉर यू। अगर आप अपने क्लाइंट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हो, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हो, जो कि आपने आगे से ले रखी है, तो आपको ITC मिल जाएगा, आपको ITC मिल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर एक नया केस और है इसमें, वो सुन लीजिए। ये वाला केस खत्म, इंश्योरेंस कंपनी वाला केस खत्म। अब एक और केस आप सुनो। ये देखो, हमने एक ये वाला केस पढ़ लिया, एक ये वाला केस पढ़ लिया, एक ये वाला केस पढ़ लिया। एक एरो यहाँ से होता हुआ नीचे जा रहा है, जहाँ पर एक केस और डिफाइन है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की करते हो, मोटर व्हीकल का। सपोज करो आप मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। जब आप कार वगैरह बनाते हो तो आपको रिस्क तो रहता होगा ना, कि हो सकता है कार कोई बनाते बनाते कोई ब्लास्ट ना हो जाए, इसमें हो सकता है कार बनने के बाद कोई ख़राब हो जाए, तो फिर हमें अपनी कार को सही कराने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेनी हो, या फिर हमको कोई मशीनरी वगैरह को सही कराना हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेनी हो अपनी कार को बनाने वाली मशीनरी के लिए, तो उस केस में भी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ITC मिल जाएगा, क्योंकि आप कौन हो, मैन्युफैक्चर हो। आप कार को अपने घर के लिए नहीं बना रहे हो, अपने घर के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, आप तो कार को बेचने के लिए बना रहे हो। और उस केस में अगर आप कोई भी सर्विसेज अवेल करते हो, कौन सी वाली, जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज आप अवेल करते हो, तो आपको ITC मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम लाइन लिखी है मैंने। ये मत देखना कि आप कौन सा वाला मोटर व्हीकल बना रहे हो, 13 पैसेंजर की कैपेसिटी का बना रहे हो या फिर ज़्यादा का बना रहे हो। क्लॉज ए में ITC मिलता था कि नहीं मिलता था, डजेंट मैटर। लिखा है ना ITC अलाउ अंडर क्लॉज ए और नॉट। क्लॉज ए में ITC अलाउ हो उस मोटर व्हीकल पे, चाहे अलाउ ना हो, लेकिन आपको ITC मिल जाएगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हो। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, बताइए, हमने इसमें क्या पढ़ा? मैम इतना कुछ समझ नहीं आया जो हम बता दें, तो बेटर है कि आप ही इसको बता के एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, अब सुनो,
मैंने बोला कि आप मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक है, इनके ऊपर जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हो या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो, उन वाले व्हीकल्स के लिए लेते हो जिन पर ऑलरेडी आईटीसी क्या है, ब्लॉक है। तो जिन पर ऑलरेडी आईटीसी ब्लॉक है क्लॉज ए और क्लॉज ए में, तो यहाँ पर इन वाली सर्विसेज के लिए भी आईटीसी ब्लॉक माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे वाले व्हीकल्स के लिए ये वाली सर्विसेज लेते हो जिनके आईटीसी अलाउ हैं, तो यहाँ पर इन वाली सर्विसेज के लिए भी आपको आईटीसी अलाउ कर दिए जाएंगे। या तो हो आप कोई इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो आप कोई, और आप किसी का मोटर व्हीकल इंश्योर्ड करते हो और आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ये वाली सर्विसेज लेते हो, क्योंकि आप इन सर्विसेज को आगे अपने क्लाइंट्स के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर हो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कैसे भी मोटर व्हीकल का परचेज मैन्युफैक्चरिंग करो, डजेंट मैटर, ब्लॉक हो नहीं ब्लॉक हो, इस चीज़ से मैटर नहीं होता, लेकिन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर आप ये 3 सर्विसेज लेते हो। कौन सी वाली? रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली, जनरल इंश्योरेंस वाली। ठीक है जी मैम, अब बात समझ आ गई। आ जाइए क्लॉज ए बी को हम एक बार लीगल नोट्स में पढ़ लेते हैं। मैम हो जाएगा ये आज की क्लास में खत्म? कोशिश तो पूरी है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास और लगेगी, पूरी तो नहीं लगेगी, पर देखो ट्राई करते हैं। प्रोविजंस आज की क्लास में खत्म करने ही करने, एग्जाम्पल नेक्स्ट में भले ही करा दूंगी, प्रोविजन आज ही करने हैं। ए बी सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कौन सी आप सर्विस ले रहे हो? जनरल इंश्योरेंस की, या फिर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज ले रहे हो, इन सो फॉर एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वैसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज ए। ऐसे मोटर व्हीकल, ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे वेसल के लिए आप सर्विसेज ले रहे हो जो इन वाले क्लॉज में फॉल करते हैं, ठीक है जी। फिर क्या होगा उस केस में? क्या होगा कि आपके आईटीसी क्या है, ब्लॉक है, लेकिन आपको आईटीसी मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल वेयर द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज ए आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड देयरिन। मतलब कि वहां पर जो स्पेसिफाइड पर्पज है, कौन से स्पेसिफाइड पर्पज थे? एक तो था फिट मोटर व्हीकल के केस में, और अदर वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में कौन सा था? फिट जी। अगर आप वहां पर जो मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट ले रहे हो और वो इन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, तो वहां पर आपको आईटीसी मिल जाते थे, ठीक है जी मैम, बात तो सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको आईटीसी मिल जाएंगे। वेयर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, या फिर किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं जो कि इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। सेम बात रिपीट हो गई कि कोई मोटर व्हीकल को बना रहा है। देखो यहाँ से चीज जरूर सुन लेना, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे वो मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, चाहे वो वेसल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, अगर वो ये सर्विसेज लेता है जनरल इंश्योरेंस वाली एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। एक लास्ट केस, इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्टेड बाय हिम। ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप जनरल इंश्योरेंस की सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो और आप मोटर व्हीकल को, वेसल को और एयरक्राफ्ट को क्या करते हो? इंश्योर्ड करते हो, उनका इंश्योरेंस करते हो, तो इन इंश्योरेंस के पर्पस के लिए आपको जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेनी होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज लेनी होती है, तो इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मैम बात तो अब समझ आई है। चलिए, हमारा क्लॉज हो गया ए किसका था? मोटर व्हीकल। फिर कौन सा किया था? ए किसका था मैम? डबल ए था वेसल और एयरक्राफ्ट का। उसके बाद कौन सा किया? ए बी किसका था?
रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस एंड जनरल इंश्योरेंस की सर्विस फॉर क्लॉज ए एंड डबल ए। ठीक है जी मैम, बात समझ आ गई। अब हम करेंगे न्यू क्लॉज। न्यू क्लॉज है हमारा बी। ओके, अब आ जाइए क्लॉज नंबर बी पर। क्लॉज नंबर बी बात करता है आपकी लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग की। अगर आप मोटर व्हीकल को लीज पर दे दो, रेंट पर देते हो किसी को, हायरिंग पर देते हो किसी को, या फिर वेसल को या फिर एयरक्राफ्ट को, तो क्या होगा, है ना। अगर आप कोई मोटर व्हीकल लीज पर दे रहे हो, वेसल पर, एयरक्राफ्ट पर, तो क्या होगा, या फिर आप खुद किसी मोटर व्हीकल को लीज पर ले रहे हो, रेंट पर ले रहे हो, हायरिंग पर ले रहे हो, तो जो आपने पैसा पे किया है उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। तो मेरी एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तो देखो, इस वाले केस में आपको सेम पहले की तरह ही सोचना होगा, जो हमारा माइंड मेकअप चल रहा है उसी को देखना होगा। क्या मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट पर क्लॉज ए और ए, क्लॉज ए और इसको ठीक कर लो ए, यहाँ पर भी ए आएगा। क्या आपको मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट पर इन वाले क्लॉज के अंडर आईटीसी मिलता था क्या। अगर वहां पर आपको आईटीसी मिलता था, ठीक है, वहां पर आपको आईटीसी मिलता था, तो यहाँ पर आपको लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग पर भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। मतलब बात नहीं समझ आई, सच्ची मुच्ची बोल रहे हैं, 1% भी। तो सुनो एक बार, मेरी बात बहुत फोकस करके सुनना। एक ही लाइन बोलूंगी और वो लाइन ऐसी होगी कि आप पूरा सेक्शन का ये वाला क्लॉज कर जाओगे। वो सभी केसेस, जिन जिन केसेस में आपको कार यानी कि मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट परचेज करने पर आईटीसी मिल रहा था अंडर क्लॉज ए एंड डबल ए, उन सभी केसेस में अगर आप कार को लीज पर लेते हो, रेंट पर लेते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि आपको की कार रेंट पर ले रहे हो तो आप उसके रेंटल चार्जेस दोगे प्लस जीएसटी चार्जेस दोगे, तो उन वाले जीएसटी का आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप उस कार को परचेज कर रहे होते और क्लॉज ए में वो वाला क्रेडिट आपको अलाउ होता। अगर वहां पर अलाउ होता तो आपको यहाँ पर भी अलाउ हो जाएगा। यानी कि कंडीशन कैसी है, बिल्कुल सेम है, बस वहां पर खरीद रहे थे और यहाँ पर रेंट पर ले रहे हैं। तो मैंने वही लिख दिया है कि अगर आपको आईटीसी अलाउड होता था, कैसे अलाउड होता था, अंडर क्लॉज ए और क्लॉज ए में। क्लॉज ए में मैम कब होता था, मान लो आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर तक की है और उसको आप यूज कर रहे हो किसी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो आपको आईटीसी मिलता था। जी मैम मिलता था। तो सिमिलरली आज के दिन आप कोई एक मोटर व्हीकल को रेंट पर ले रहे हो, लेकिन क्यों ले रहे हो, कोई ऐसा व्हीकल रेंट पर ले रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है और आप रेंट पर इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग की सर्विस देनी है, कार ड्राइविंग सिखानी है, तो आज आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप कार को जो ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो, कार को ले रहे हो किसी अदर पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है, तो बताओ क्या आपको आईटीसी मिलेगा। नो मैम, हमको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसी वाली कार को जिसकी कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है आपको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना था, बट आप खरीद नहीं रहे, रेंट पर लेना चाहते हो, तो क्या आपको आईटीसी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो जिन जिन पर्पस के लिए पुराने वाले क्लॉजेस में आपको आईटीसी मिल रहा था जब आप उन व्हीकल को परचेज कर रहे थे, तो उन्हीं व्हीकल को अगर आप रेंट पर लोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा, लेकिन पर्पस सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लियर कट लिख दिया कि ऐसे व्हीकल बोल रही हूँ, मतलब कि किसकी बात कर रही हूँ, मोटर व्हीकल की बात कर रही हूँ, एयरक्राफ्ट की बात कर रही हूँ और वेसल की बात कर रही हूँ। अगर उनके आईटीसी अलाउड थे अंडर क्लॉज ए और ए में, तो अगर आप यहाँ पर उनकी लीजिंग पर लेना चाहते हो, रेंटिंग पर लेना चाहते हो, हायर करना चाहते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पुराने क्लॉजेस में आईटीसी अलाउड नहीं थे, तो अगर अब उन वाले व्हीकल को आप लीज, रेंटल पर लेना चाहते हो, हायरिंग पर लेना चाहते हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है।
ठीक है जी मैम, इतनी बात समझ आ गई। इन्होंने कुछ फर्दर केसेस लिखे हैं, उनको समझते हैं। आप कार को लेना चाहते हो फर्दर आउटवर्ड सप्लाई के लिए। आपने कोई भी ये जो मोटर व्हीकल है, वेसल है और एयरक्राफ्ट है, इसको लेके इसकी फर्दर सप्लाई कर दी, राइट। बात समझ आई कि आपने इसको लीजिंग पर दिया, रेंटिंग पर दिया, हायरिंग पर दिया, और आपने इसको लिया भी लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग पर ही था, और आपने इसकी फर्दर सप्लाई कर दी। तो इस केस में जो आपने आईटीसी पे किया है उसका आपको क्लेम मिल जाएगा, आपको उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जी बात तो समझ आ गई। एक और केस सुनो। आपकी कोई कंपनी है, आपको कोई कार रेंट पर लेनी पड़ी। क्यों रेंट पर ले रहे हो? क्योंकि आपको वो कार अपने एम्प्लॉय के लिए चाहिए थी, ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट थी, ऐसा लॉ कहता था। किसी लॉ में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मान लो कि अगर आपकी कोई एम्प्लॉय है जो कि फीमेल है, अगर आप उनको ऑफिस में 10 बजे के बाद छोड़ते हो तो आपको उनको कार फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। या फिर कोई मेल भी है जिनको अगर आप ऑफिस से रात को 12 बजे के बाद छोड़ते हो तो आपको उनको कार फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये एक रिक्वायरमेंट अगर लॉ की है, और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप कार को रेंट पर लेते हो सो दैट आप अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे सको और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको आईटीसी दे देंगे अगर आपने कार को हायर पर लिया है, रेंट पर लिया है तो। इसका क्या मतलब हुआ मैम? सिंपल सी बात है, अगर मैं हायरिंग पर ले रही हूँ, रेंट पर ले रही हूँ, तो जनरली मुझे आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन कुछ केसेस मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ जिनमें मुझे आईटीसी मिल जाता है। उनमें से एक केस ऐसा भी है कि जहाँ पर मैं कार को रेंट पर ले रही हूँ, हायर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपने एम्प्लॉय के लिए उस कार को यूज़ करना है, और एम्प्लॉय के लिए यूज़ करना है क्योंकि ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। अगर लॉ में लिखा हुआ नहीं होता फिर भी मैं रेंट पर लेती और अपने एम्प्लॉय के लिए यूज़ करती, तो उन रेंटल चार्जेस पर मुझको आईटीसी नहीं मिलता। इस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए मैं अपने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर रही हूँ तो ही मेरे को आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज मेरे को रेंटिंग चार्जेस का, रेंटल्स का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एक और केस है, हालांकि ये दोनों बिल्कुल सेम केस है, फिर भी देख लो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग और फर्दर सप्लाई एक ही बात होती है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया बाई चांस आपके सामने दोनों वर्ड्स दिख जाए तो आप इनका एक का मीनिंग सही और एक का गलत मत कर देना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी होता है कि आपने आगे से लिया और आगे दे दिया, यानी कि आपने रेंटल्स पर लिया लेकिन आपने आगे कहीं को रेंट पर दे दिया। तो बेसिकली इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए, ये क्लॉज सबको समझ आया। इस बी क्लॉज में मैंने अभी आपको कुछ बातें पढ़ाई। कौन सी बातें पढ़ाई? जो कि मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल के रेंट पर और लीजिंग पर और हायरिंग पर लेने से रिलेटेड थी। लेकिन अब कुछ और बातें पढ़ेंगे जिसको मैंने अदर नाम दिया है। अदर का नाम दे दिया। अच्छा, क्या पढ़ेंगे इसमें ये तो बता दो। तो इसमें हम पढ़ेंगे फूड एंड बेवरेजेस का। आप फूड अवेल करते हो, आप कोई ड्रिंक वगैरह अवेल करते हो, तो उस केस में जो भी आपने पैसा पे किया है प्लस जीएसटी का पैसा पे किया है उस पर आपके आईटीसी क्या है? देखो ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। आईटीसी ब्लॉक है। आप आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज लेते हो। मान लो मेरे घर में कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैंने एक कैटरिंग बुक किया। एक कैटरिंग बुक करूंगी तो उस केस में जो मैंने कैटरिंग चार्जेस दिया प्लस जो जीएसटी दिया उसका आईटीसी क्या है? ब्लॉक। गवर्नमेंट कहती है आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैटरिंग ले रहे हो, आप अपने सेलिब्रेशन के लिए ले रहे हो, हम आपको कोई भी आईटीसी नहीं देंगे। ये पर्सनल नेचर की सर्विसेज है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हो तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप कोई हेल्थ सर्विस लेते हो, कोई भी हेल्थ सर्विस लेते हो तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कराते हो तो उसके आईटीसी भी क्या है? ब्लॉक है। लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, खुद के लिए ही तो ले रहे हो ना, तो गवर्नमेंट बोलती है इसमें हमारा क्या, अपने लिए ले रहे हो ना, तो हम क्यों आपको आईटीसी रिफंड करें? तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन सभी केसेस में आपके आईटीसी ब्लॉक है। कौन कौन से केसेस हैं? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस।
ये सभी ऐसे केसेस हैं जो हमारे पर्सनल नेचर में यूज हो रहे हैं, व्यक्तिगत नेचर की चीजें हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए यूज हो रही हैं। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे किसी भी केसेस पर हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। लेकिन इसके भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक्सेप्शंस कैसे? एक्सेप्शंस में गवर्नमेंट बोलती है ये जो ऊपर लिखी हुई सर्विसेज आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको फर्दर सप्लाई देनी है, फर्दर सप्लाई देनी है। मैंने फूड वगैरह लिया, फूड अवेल किया। अब मेरी एक शॉप है, मेरी मान लो एक शॉप है जहाँ से मैं क्या करती हूँ, जो आपने देखा होगा ना मेट्रो वगैरह में शॉप्स खुली होती हैं जहाँ से वो आपको सैंडविच, पैटीज वगैरह ये सब सोल्ड आउट करते हैं। तो बेसिकली उनकी शॉप होती है एक जहाँ से वो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें वो जो बेचते हैं वो सभी पैक्ड होती हैं। तो वो जो पैक्ड चीज़ें बेचते हैं वो कहीं ना कहीं से तो खरीदते होंगे ना। तो जब वो खरीद रहे हैं तो वो जीएसटी पे कर रहे होंगे, तो उस जीएसटी का आईटीसी उनको मिल जाएगा क्योंकि वो आगे क्या कर रहे हैं, फर्दर सप्लाई दे रहे हैं, फर्दर सप्लाई दे रहे हैं। या फिर कोई भी फूड हो गया, या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी ट्रीटमेंट की सर्जरी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है अंडर ऑब्लिगेशन, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। लॉ की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इनमें से कोई सी भी सर्विस दी है। किनमें से? जो अभी हमने ऊपर पढ़ी इनमें से कोई भी सर्विस अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ लॉज रिक्वायरमेंट, तो उस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सेम ही मतलब होता है, बस ये केस टू केस में चेंज हो जाती है। अब देखो, मान लो एक एग्जांपल दे देती हूँ, मेरा एक कैटरिंग का बिजनेस है, ठीक है। मैं कैटरिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर किसी के यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो, कोई शादी वगैरह हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, हालांकि रियल में नहीं करती ऐसा कुछ। तो बेसिकली मान लो कि मैं कोई इस तरह की सर्विसेज देती हूँ, किसी बर्थडे फंक्शन में अपनी कैटरिंग देती हूँ। लेकिन जो मेरा कैटरिंग का जो सर्विसेज देने का जो काम था वो पर्टिकुलर डेट पे मेरा पूरा फुल था। मेरे पास अब इतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, इतने वर्कर्स नहीं हैं कि मैं अदर किसी को कैटरिंग की सर्विसेज दे पाऊँ। लेकिन इसी बीच आप आ गए मेरे पास, बोलते हैं कि मैम बर्थडे है, कैटरिंग वाले बर्थडे है हमारा, सुनो ना हमारे लिए भी कैटरिंग की सर्विसेज अवेलेबल करा दो। देखो हमारा बर्थडे, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट कर चुके हैं और आप जो बहुत फेमस कैटरर हो तो प्लीज़ मना मत करना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को मना नहीं करते। कहते हैं ना कस्टमर तो भगवान होता है, हम तो कैसे भी नहीं मना करते। आप आ गए हो ना, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर ना मैं क्या करती हूँ, फ़ोन लगाती हूँ अदर कैटरर को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ बताओ जल्दी से बताओ, मेरा एक क्लाइंट है उसको कैटरिंग की सर्विसेज देनी है, क्या आप दे दोगे? आप बोलते हो जी बिल्कुल दे देंगे जी, ऐसी क्या बात है। तो अब यहाँ पर सर्विसेज आपने मुझे दी है और मैंने आगे दे दी है, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्स। मैंने काम खुद नहीं किया अपने क्लाइंट का, मैंने काम आउटसोर्स कर दिया किसी आउटसोर्सर को। तो जो आउटसोर्सर ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने सर्विसेज मेरे क्लाइंट को दी होंगी, लेकिन पैसे तो वो मेरे से लेंगे ना। तो जब मैं उनको पैसे दूंगी तो मैं उस पर जीएसटी दूंगी ऑब्वियसली, तो उस वाले जीएसटी का आईटीसी मेरे को मिल जाएगा क्योंकि मैंने अपने लिए यूज नहीं की, मैंने तो काम आउटसोर्स किया था अपने क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली इन केसेस में ये जो पर्सनल नेचर की सर्विसेज हैं यहाँ पर आपको कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 ही एक्सेप्शंस बताए गए हैं। 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं कि या तो मैं उसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ या फिर उसका सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। हालांकि वाइडर मीनिंग दोनों वर्ड का सेम है, फर्दर सप्लाई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग, बस जगह टू जगह चेंज हो जाता है मीनिंग। फर्दर सप्लाई में मैं अपनी शॉप से बेच रही हूँ, कॉन्ट्रैक्टर में मैं किसी और से लेके फिर आगे दे रही हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटा मीनिंग दोनों में ही सेम होता है। दूसरा केस था एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को फुलफिल करना है। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस तो डिस्कस कर चुके, फर्दर आउटपुट सप्लाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। बाकी सभी केसेस में ये जो सर्विसेज हैं ये क्या है? ब्लॉक है। अब आइए नेक्स्ट, इसमें और भी कई सर्विस हैं। ये जो क्लॉज बी पढ़ रहे हैं ये थोड़ा लंबा क्लॉज है, लेंथी है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इसी वाले क्लॉज में
लीज और रेंटिंग वाला पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, पर्सनल चीज़ें पढ़ी। अब क्या पढ़ रहे हैं, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। आप किसी भी क्लब के मेंबर बनते हो, किसी फिटनेस सेंटर के मेंबर बनते हो, किसी क्लब के मेंबर बनते हो, तो आप मेंबरशिप लेते हो, तो मेंबरशिप फीस भरते हो। तो जो मेंबरशिप फीस जाती है वो फीस पर जीएसटी भी लग के जाता है, तो वो जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल मामला है। आप किसी के क्लब के मेंबर बन रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है हम क्यों आईटीसी दें, आप अपने पर्सनल नेचर की सर्विसेज ले रहे हो। लेकिन इस बात का भी एक्सेप्शन है, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो मेंबर बनाया जा रहा है किसी क्लब का, किसी हेल्थ क्लब का, किसी फिटनेस सेंटर का, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को सर्विस दी जा रही है, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ ऐसा बोलता है कि अपने एम्प्लॉयर को लॉ बोलता है एम्प्लॉयर को कि अपने एम्प्लॉय को आप मेंबर बनाइए किसी क्लब का, किसी हेल्थ का, किसी फिटनेस सेंटर का, सो दैट उसका माइंड एकदम एक्टिव रहे। जब माइंड एक्टिव रहेगा तभी तो वो आपकी कंपनी में अच्छे से काम करेगा, वो एकदम हेल्दी रहना चाहिए। तो बेसिकली ऐसी सर्विसेज अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयर्स के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी जाती है, क्योंकि ऐसा लॉ में लिखा हुआ होता है। तो इस वजह से अगर लॉ में लिखा हुआ है तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो एम्प्लॉयर ने जो मेंबरशिप फीस पे की है उस मेंबरशिप फीस पर जीएसटी पे किया होगा, तो उस जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जब वो एम्प्लॉयर अपने खुद के पर्पस के लिए लेगा, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो आईटीसी क्या है, तो मैम आईटीसी ब्लॉक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक और बेनिफिट क्लॉज नंबर बी का, ये लास्ट है। ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय होता है ना, आप अपने एम्प्लॉय को कोई ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे रहे हो। आपने पहले तो ड्यू डेट्स चल रही थी इनकम टैक्स की, जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट चल रही थी, पूरी रात जगा के उनसे काम करवाया, रात भर उनको ऑफिस में बिठाया। लेकिन जैसे ही ड्यू डेट खत्म हुई, आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग बेनिफिट दे दिया कि जाइए अब सभी 4 डेज के पैकेज पर घूम के आइए। आपने पूरा 4 डेज का उनको पैकेज दे दिया, ठीक है मैम। तो ये जो आप अपने एम्प्लॉय को पैकेज दे रहे हो घूमने का, ये जो पैकेज आपने कहीं ना कहीं से तो अवेल किया होगा, उस पर जीएसटी भरा होगा। एम्प्लॉयर सुनो, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है, ये एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पैकेज दिया गया अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। लॉ में लिखा हुआ था कि आपको सर्विस देनी है, अपने एम्प्लॉय को सर्विस देनी है। कैसी सर्विस देनी है, घूमने फिरने की फैसिलिटी देनी है, तो एम्प्लॉयर आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदर केसेस में एम्प्लॉयर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा। बात समझ आई कि नहीं? अब हमारा क्लॉज भी खत्म हुआ। बहुत सिंपल क्लॉजेज है, बहुत। इतना टाइम लगा रही हूँ ना, याद हो जानी चाहिए बातें, अदरवाइज इतना टाइम लगाने की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही सिंपल बातें हैं ये। अब जल्दी से 2 मिनट में अब तक का सारा रिवीजन ले लो। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लॉज ए। क्लॉज ए में हमने मोटर व्हीकल का पढ़ा कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो तो कब आपको आईटीसी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो अगर आप जीटीए वाला मोटर व्हीकल परचेज करते हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर अगर आप पैसेंजर वाला करते हो तो हम देखेंगे क्या सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 तक की, अप टू 13 तक की होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 केसेस में आईटीसी मिलेगा फिट वाले, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन 13 से ज़्यादा की है तो सभी केसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर हमने करा था क्लॉज ए। क्लॉज ए में हमने पढ़ा था कि अगर आप वेसल लेते हो, आप एयरक्राफ्ट परचेज करते हो, तो इस केस में आपको आईटीसी सिर्फ 4 केसेस में मिलेगा। अदर सभी केसेस में आईटीसी क्या था, ब्लॉक था। 4 केसेस कौन से थे, फिट जी, ठीक है जी। फिर हमने क्लॉज किया ए बी क्लॉज में हमने क्या किया कि आप कोई मोटर व्हीकल या फिर कोई ये जो वेसल था या एयरक्राफ्ट था, इनको परचेज करने के बाद इनके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो, तो आप ये जो रिपेयर मेंटेनेंस एंड जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हो, क्या इन पर आईटीसी मिलेगा? तो मैंने बताया कि इन पर आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपको क्लॉज ए और डबल ए में आईटीसी मिलता था। नहीं मिलता था तो यहाँ पर भी आईटीसी ब्लॉक है। फिर एक केस पढ़ाया था कि अगर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो और अपनी आपने किसी क्लाइंट की मोटर व्हीकल्स को और ये वेसल को, एयरक्राफ्ट को अगर आपने इंश्योर कर रखा है और उनके इंश्योरेंस के लिए आपको कोई सर्विस लेनी पड़ रही है वहाँ पर देने के लिए, तो उन सर्विसेज पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर आपको एक केस पढ़ाया था कि आप कोई मैन्युफैक्चर हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो मोटर व्हीकल का, वेसल का और एयरक्राफ्ट का, तो उन
मैन्युफैक्चर के टाइम पर अगर आप कोई जनरल इंश्योरेंस लेते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इतना पढ़ने के बाद जब मैंने आपको ए पढ़ा दिया, ए पढ़ा दिया, ए बी पढ़ा दिया, तो उसके बाद आपको पढ़ाया था क्लॉज बी। क्लॉज बी में आपको पढ़ाया था कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल, कोई वैसल या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आप रेंट पर लेते हो, लीज पर लेते हो, हायरिंग पर लेते हो, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? तो आपको आईटीसी सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने वो लिया था और क्लॉज ए एंड क्लॉज ए में उसका आईटीसी अलाउड था, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी पढ़ाए थे कि आप फर्दर सप्लाई के लिए लेते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए लेते हो, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। फिर उसके बाद पढ़ाया था कि कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, कोई फूड हो गया, कोई बिवरेजेस हो गया, कोई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, आपको आईटीसी 1 रुपए का भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये सारी सर्विसेज आपने अवेल की हैं, क्यों अवेल की हैं? अपने एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को देने के लिए अवेल किए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर आपने फर्दर सप्लाई के लिए अवेल किया, आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू लिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसे करने के बाद मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप मेंबर बनते हो किसी फिटनेस क्लब के, किसी हेल्थ क्लब सेंटर के या फिर किसी क्लब के, तो आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा उस मेंबरशिप फीस पर। लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ये सर्विस देते हो, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ये सर्विसेज दी जाती हैं, तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ये सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है जस्ट फुलफिलमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ठीक है मैम, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब याद हुई कि नहीं ये बात मैसेज करो, समझ तो आ गई। समझने लायक इस वाले सबसेक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है, याद होना भी तो मैटर करता है ना। समझ समझ के एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे सकती हूँ। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझने के बिना भी कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन समझ आ जाता है वो बात तो सब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम बातें हमको बहुत जल्दी समझ आती हैं, आप समझाते हो बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे ये भी बता दो साथ साथ, याद हुई कि नहीं, समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग रन में समझ आना ही सबसे बड़ी चीज़ है लॉन्ग रन के लिए, लेकिन लिखना आना एग्जाम के लिए जरूरी है। और मैं दोनों चीज़ पे फोकस करती हूँ, एग्जाम में भी मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रैवल बेनिफिट वाला एक केस रह गया था, तो अब आप ट्रैवल बेनिफिट्स अगर अवेल करते हो तो कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ट्रैवल बेनिफिट अपने एम्प्लॉइज को देते हो ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए अब आने वाला है एक बढ़िया टॉपिक जो सच में टाइम टेकिंग है और टाइम लगेगा। लेकिन उस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको कराऊंगी क्लॉज ई। मैं देखो एक क्लॉज स्किप कर रही हूँ बीच में, एक नहीं सॉरी 2, एक तो सी स्किप कर रही हूँ और डी, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पहले हम करेंगे क्लॉज ई। क्लॉज ई क्या बोलता है? कंपोजिशन स्कीम की बात करता है, कंपोजिशन स्कीम की बात करता है। तो आप सबको पता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में फॉल करते हो तो आप अपनी पॉकेट से टैक्स भरते हो, राइट? तो आप जो गुड्स परचेज करते हो और फिर आप सेल करते हो, सेल पर आप अपनी पॉकेट से टैक्स भरते हो। तो एक्चुअल में जितना टैक्स बनता है एक क्वार्टर का, उस क्वार्टर की जो टर्नओवर होती है उस पर 1%, 5% से आप टैक्स भरते हो। तो आप पूरा का पूरा टैक्स भरते हो, कोई भी आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स माइनस नहीं करते। ये बात आप सब जानते हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी कि कंपोजिशन डीलर्स जो होते हैं उनको आईटीसी कभी नहीं मिलता। वो कंपोजिशन स्कीम लेते ही ये बोल के हैं कि गवर्नमेंट हमें आईटीसी की कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं आती है, हम आईटीसी को कैलकुलेट करना नहीं जानते, हम तो बस सीधे से जो भी हमारे बिल ऑफ सप्लाई होंगे उन सब का एक क्वार्टर में जितना भी टर्नओवर होगा उस पर 1% या 5% से आपको टैक्स दे देंगे। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आती है। कहाँ है ये कंपोजिशन वाला? देखो ये है कंपोजिशन डीलर, ठीक है। ये आगे क्या करता है? सेल करता है, और ये यहाँ से क्या करता है? परचेज करता है। तो जब ये सेल करता है तो अपने पॉकेट से क्या भरता है? टैक्स भरता है अपने पॉकेट से, क्योंकि ये बिल ऑफ सप्लाई बनाता है। तो ये जो यहाँ पर अपने पॉकेट से टैक्स भरेगा इसका आईटीसी क्लेम
नहीं करता। सिमिलरली जिसने इससे परचेज किया होगा, इसने किसी को सेल किया, दैट मीन्स इन्होंने परचेज किया होगा। तो जिन्होंने परचेज किया है, क्या ये इस परचेज पर आईटीसी क्लेम कर पाएंगे? यस और नो, जल्दी से मैसेज करो। नो मैम नहीं कर पाएंगे। कैसी कैसी बातें करते हो, इनको तो इनवॉइस ही नहीं मिला, इनको तो इनवॉइस ही नहीं मिला जी। और जब इनवॉइस नहीं मिला दैट मीन्स इन्होंने तो टैक्स ही नहीं भरा, और जब इन्होंने टैक्स नहीं भरा तो ये आईटीसी कहाँ से क्लेम करेंगे? मैम कभी कभी कुछ हो जाता है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो? मैं तो आपको चेक करती हूँ, मैं तो आपको चेक करती हूँ कि पुरानी बातें याद भी हैं या निकल गई। नहीं मैम ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलो, हमें सब याद रहता है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्लॉज एफ, क्लॉज एफ बातें करता है, देखो किस चीज की, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। याद है एक पढ़ाया था आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसी टाइम पर मैं एक वर्ड और बोलती थी एनआरटीपी। एक तो पढ़ाया था सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक वर्ड और बोलती थी एनआरटीपी। जिसने नहीं पढ़ा हो उसको भी टेंशन नहीं लेनी, वापस सब चल रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, हर चीज डिटेल में पढ़ाते हैं अब तो जैसे कि क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंडिया में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। ये यूएसए में रहते थे, इनका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, बट ये इंडिया में आए थे थोड़े मोड़े दिन के लिए अपनी दुकान लगाने के लिए, ट्रेड फेयर वगैरह में अपनी दुकान लगाने के लिए आए थे, कोई काम करने के लिए आए थे, ठीक है जी। तो बेसिकली इनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो मैंने एक बहुत अच्छा नाम आपके लिए दिया था, बंजारा। इनको बोलते हैं हम परदेशी, लिख देती हूँ यहाँ पर परदेशी। तो ये बेसिकली इंडिया में अपनी दुकान लगाने के लिए आए हैं जी, बिल्कुल आए हैं। तो ये जब इंडिया में अपनी दुकान लगा रहे हैं तो गुड्स वगैरह क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो आप कौन हो, परदेशी हो, ठीक है, आपका कोई भरोसा नहीं है कब अपने घर को लौट जाओगे, किसी को कुछ नहीं पता, आप यहाँ पर कोई टैक्स दे के भी जाओगे कि नहीं जाओगे, कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से हम आपके परचेजेस पर आपको आईटीसी नहीं देंगे। आप किसी भी चीज का परचेज कर लो, किसी भी चीज का परचेज कर लो, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि आप कौन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जब इंडिया में आते हैं, जिनका कोई भी इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट उनको आईटीसी नहीं देती। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक एक्सेप्शन बना रखा है। कैसा एक्सेप्शन है मैम, तो सुनो, एक एक्सेप्शन बना रखा है कि अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट के टाइम पर जो भी आप आईजीएसटी का पैसा भरोगे उस पैसे का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। है बिल्कुल नहीं समझ आई, सच्ची मुझसे बोल रहे हैं मैम, कुछ नहीं समझ आया। ये तो देखो सुनो, अब ये है मिस्टर एक्स जो कि कहाँ पर रहते हैं, यूएसए में, ठीक है, ये यूएसए में रहते हैं। ये है अपना भारत देश महान। हालांकि मैम आपने तो बहुत ही बुरा सा बना दिया, देखो आप सबको तो पता ही है मेरी ड्राइंग की बैंड बजी पड़ी है, अब मैं तो ऐसे ही सा बना देती हूँ, अब फिर भी ठीक लग रहा है। अब हर कोई हर चीज़ में थोड़ी अच्छा होता है। अरे अब मेरी तो ड्राइंग वगैरह तो शुरू से ही बहुत बेकार है। अब देखो मैंने डबल करके उसको और ख़राब कर दिया। चलिए ऐसे ही ठीक है। ये यूएसए में रहते थे, ये मिस्टर एक्स हैं जो कि यूएसए में रहते थे। इनको इंडिया का ये जो ट्रेड फेयर हो रहा था इसमें अपनी एक दुकान लगानी थी, एक शॉप लगानी थी। तो मिस्टर एक्स तो इंडिया में आ गए, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर अपनी दुकान लगाएंगे तो ये गुड्स वगैरह परचेज करेंगे कि नहीं? जी मैम बिल्कुल परचेज करेंगे। तो परचेज पर तो कौन सा टैक्स भरते हैं? इनपुट टैक्स। तो उस इनपुट टैक्स का क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है सुन एनआरटीपी, क्योंकि तू एक परदेशी है, तू कब अपने घर को लौट जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हम तेरे को आईटीसी नहीं देंगे। तू कब अपने घर को लौट जाएगा हमारा टैक्स लेके? हम तेरे को कहाँ पर ढूंढेंगे? हम तेरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। इवन तेरा इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है तो हम तेरे को आईटीसी नहीं देंगे।
ये बोलता है ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलता है बताइए जो मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसका क्या। गवर्नमेंट बोलती है जब तू इंपोर्ट करता है ना तो उस इंपोर्ट पर हमारे इंडिया में एक तो कस्टम ड्यूटी लगता है, एक लगता है IGST। तो ये जो GST वाला टैक्स है ना, इसका तेरे को हम ITC दे देंगे, इसका तेरे को ITC मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका ITC इसको मिल रहा है, इंपोर्ट्स का। अदर देन इंपोर्ट इसको 1 रुपए का भी ITC नहीं मिलेगा। चलिए अब आ जाइए आगे। मैंने आपको कितने सारे क्लॉजेज अभी अभी में करा दिए, लेकिन अभी इनको बुक से भी तो पढ़ना है। बुक इन द सेंस ये जो नोट्स होते हैं, पहले एक बार देख लो, वहां से तो अभी 2 मिनट में हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। लास्ट नहीं है, इसके बाद 1-2 और होंगे। इनवर्ड सप्लाई यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। आप कोई भी चीज़ अवेल करते हो जिसको आप यूज़ करते हो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो इस पर भी आपको ITC नहीं मिलेगा। हम कोई ड्रेस परचेज कर रहे हैं, कोई भी कपड़े परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मैं ऐसी परचेज कर रही हूँ, शूज़ परचेज कर लिया, कुछ भी परचेज कर लिया जो कि पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, उस पर ITC नहीं मिलेगा। ये बात तो मैम हमें पहले से ही पता थी। अब चलो एक एग्जांपल दो। ये कोई मिस्टर एक्स हैं जिनका एक ग्रॉसरी का शॉप है, ठीक है। इनका एक ग्रॉसरी का इनका एक स्टोर है जिसमें ये क्या बेचते हैं, आटा, दाल, चीनी, ये सारी चीज़ें ये इसमें बेचते हैं, एंड राइस, चावल, ये सब चीज़ें इसमें बेचते हैं। कहीं ना कहीं से तो ये परचेज करते होंगे क्योंकि इनकी ट्रेडिंग की शॉप है। जी बिल्कुल करते होंगे मैम। जब ये परचेज करते होंगे तो इस पर ये टैक्स भरते होंगे। जी भरते होंगे। इसका ITC इनको मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा क्योंकि इनकी क्या है, शॉप। लेकिन इनकी वाइफ आती हैं सुबह सुबह और बोलती हैं मिस्टर एक्स घर में चावल खत्म हो गया है, बच्चे भूखे हैं, 10 किलो चावल घर पे भेज दो। अब आप बताइए इस चावल पर ITC मिस्टर एक्स को मिलेगा कि नहीं। कोई पैसा लेंगे क्या ये मिस्टर एक्स अपनी वाइफ से, बताइए। क्या मिस्टर एक्स बदले में अपनी वाइफ से पैसा लेंगे क्या? लेके तो दिखाएं, लेके तो दिखाएं। चावल ही मिलना बंद हो जाएगा घर पर बना हुआ। यही बोलना चाहते हो ना? जी मैम यही बोलना चाहते थे। तो बेसिकली अब आप मुझे बताइए, मेरी बात का आंसर दीजिए, क्या इस पर ITC मिलेगा? जी नहीं, मिस्टर एक्स को कोई भी ITC नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए 10 किलो चावल यूज़ किया। अगर ये ऑलरेडी ITC ले चुके होंगे तो इनको ITC रिवर्स करना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, बहुत सिंपल सी बची हैं। अब लास्ट 2 बची हैं, उसके बाद तो बस हमारी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की रहती है। पहले ये 2 करते हैं। गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है। गिफ्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। आप लोग किसी को पैसे लेके गिफ्ट देते हो क्या? नो मैम, नहीं ऐसी बातें नहीं करते। हम लोग अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन हमारी एक इंटेंशन जरूर होती है कि वो सामने से हमको एक पार्टी देगा, ठीक है। गिफ्ट देते हो आप किसी को, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है गिफ्ट। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ITC नहीं मिलेगा। मान लो मेरी एक दुकान है, मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे कार का शोरूम, मान लो मेरा एक कार का शोरूम है, उस कार के शोरूम में से एक कार मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो उस वाली कार पर मेरे को गवर्नमेंट ITC नहीं देगी। हालांकि मेरा शोरूम है, मैं फर्दर सप्लाई कर रही हूँ, तो जो फर्दर सप्लाई कार की हो रही है उस पर ITC मिलेगा। बट कार जो मैंने गिफ्ट किया, गवर्नमेंट बोलती है आप गिफ्ट दे रहे हो ना, पर्सनल है ये, तो इसमें ITC वाईटीसी नहीं बनता। गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अगर कोई गुड्स आपने फ्री सैंपल के लिए किसी को दे दिया, फ्री सैंपल के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स की बात करें, अगर हम जो फार्मास वाली कंपनीज होती हैं उनकी बात करें, तो वो क्या करते हैं, सैंपल्स बांटते रहते हैं जगह जगह अपनी दवाइयों के। तो वो जो सैंपल्स बांट रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है आपको उनका ITC नहीं मिलेगा। कोई गुड्स लॉस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए, तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपको उसका ITC नहीं देंगे। कोई गुड्स अगर चोरी हो गए तो भी आपको ITC नहीं मिलेगा। कोई गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हो गए तब भी ITC नहीं मिलेगा। आप सबको पता है अभी बीच में दंगे हुए थे, काफ़ी
सारी प्रॉपर्टी उसमें लॉस हुई थी। ये जो मूवेबल्स होते हैं गुड्स, लाइक लोगों ने शटर्स वगैरह तोड़ के उनके जो भी अंदर जो भी सामान होता था, जितनी भी एसेट्स होती थी, उन सबको या तो जला दिया था या फिर उठा के ले गए थे। तो बेसिकली स्टोलन और डिस्ट्रॉयड हुआ था। तो देखो हुआ क्या, दंगा हुआ, उनका लॉस हुआ, लेकिन उनके ऊपर एक लॉस और आ गया, क्या, जो कि उनको पता भी नहीं था। जब उन्होंने बढ़िया बढ़िया सी एसेट्स अपने बिजनेस में ली थी तो आईटीसी अवेल कर लिया था कि नहीं? जी कर लिया था। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप आईटीसी अवेल कर चुके हो तो वो आईटीसी तो ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि आपके गुड्स का चोरी हो गया, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस केस में अगर आप आईटीसी अवेल कर चुके हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर अवेल नहीं किया था तो आगे से आपको कोई भी आईटीसी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स दैट आर रिटर्न ऑफ। मान लो आपकी बैलेंस शीट में स्टेशनरी बोली सॉरी इन्वेंट्रीज में ये कोई इन्वेंट्री आपने दिखा रखी है। इन्वेंट्री में आपके फ़ोन आ रखे हैं, फ़ोन की आपकी कोई शॉप है, आप मोबाइल फ़ोन बेचते हो। इसमें कोई ऐसा फ़ोन आ रखा था जो एक ऐसे मॉडल का है जो कि बिल्कुल पुराना हो चुका है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचते हो इसको अपनी बैलेंस शीट की स्टेशनरी में से हटा देना ही बेटर होगा। आप इसको हटाते हो तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स को राइट ऑफ कर रहे हो, रिटर्न ऑफ कर रहे हो, गुड्स को राइट ऑफ कर रहे हो। इसे ठीक कर लेना, रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको लगता है ना कि किसी गुड्स पर अगर आप क्रेडिट ले चुके हो और वो गुड्स आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ रहा है तो हमारा क्रेडिट जो आप ले चुके थे वो हमको वापस दो। अगर नहीं लिया था बहुत अच्छी बात है, बट सुनो अब ले मत लेना। तो इतनी सी बात थी, क्लॉज एच भी खत्म। नेक्स्ट क्लॉज पर आइए। आई में क्या है? आई में है टैक्स। अगर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है ड्यू टू फ्रॉड, हालांकि ये चीज़ मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी एक एग्जांपल में, कि मान लो आपको टैक्स देना बनता था, ठीक है, लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया। आपने टैक्स की क्या कर ली? चोरी कर ली। आपने टैक्स की चोरी कर ली, आपने टैक्स छुपा लिया। लेकिन जिस दिन ऑफिसर की तीसरी आंख खुली थी उसने आपको पकड़ लिया, उसने आपको पकड़ लिया। तो अब क्या होगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं? जी हाँ, भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो टैक्स है आप भर रहे हो क्योंकि आप पकड़े गए हो, क्योंकि आप पकड़े गए हो। तो इस वजह से वो जो टैक्स आपने भरा था उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही है तो ठीक है, गवर्नमेंट ने देख लिया और गवर्नमेंट ने देख के आपको बोला अंडर सेक्शन 74 होता है जहां पर आपने जानबूझकर टैक्स नहीं भरा, आपने नोइंगली टैक्स बचाने की कोशिश की और उस केस में ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा, फिर आप टैक्स भर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है इस टैक्स पर अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक आपका ये देखो 74 हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि ये तीनों सेक्शंस फाइनल लेवल पर आपको पढ़ने हैं सीए एंड सीएमए को, तो यहाँ पर कोई डिटेल डिस्कशन मैं नहीं दूंगी। मुझे फालतू का ज्ञान झाड़ने का कोई शौक नहीं है, तो मैं आपको यहाँ कोई डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगी, बस ऐसे ही सुन लो। और एग्जाम में आएंगे 3 केसेस तो बता देना कि इन 3 केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। हालांकि ये चीज़ मैंने बता दी कि जो फ्रॉड के केस होते हैं सेक्शन नंबर 74 में वो कौन से होते हैं? नोइंगली वाले होते हैं, जिनमें आपने जानबूझकर टैक्स का पैसा बचाया है। एक सेक्शन और होता है 73, वहां पर गवर्नमेंट आपको आईटीसी दे देती है क्योंकि वहां पर आपने जानबूझकर पैसा नहीं बचाया, आपसे गलती से आप टैक्स भर नहीं पाए थे। तो हालांकि ये सब डिस्कशन अभी काम का नहीं है। डिटेंशन क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपके गुड्स को डिटेन्ड करके रख लिया है, रोक के रख लिया है। क्या मैम? अब देखो ऐसे एक वर्ड बोलूंगी तो मैं वैसे भी आपको नहीं समझ आएगा ना, फिर तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई। तो थोड़ा थोड़ा सा सुन लो, बट एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि डिटेल डिफाइन करो, बट याद रखने के लिए चीज़ों का लॉजिक पता होना भी तो जरूरी है। होता क्या है, जब एक पर्सन ट्रांसपोर्टर जो कि गुड्स को रास्ते में लेके जा रहे हैं, तो उनको गुड्स को जब वो रास्ते में ले जाते हैं तो इनवॉइस कैरी करना पड़ता है, ई-वे बिल कैरी करना पड़ता है। ई-वे बिल पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगी आने वाली क्लासेस में। उनको इनवॉइस कैरी करना पड़ता है, ई-वे बिल कैरी करना पड़ता है। तो वो जो इनवॉइस और ई-वे बिल अगर कैरी करेंगे तो ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर वो विदाउट इनवॉइस और विदाउट ई-वे बिल अपना ट्रांसपोर्ट विद गुड्स अगर चले जा रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं, तो उनको ऑफिसर पकड़ सकते हैं और उनके गुड्स को डिटेन्ड कर सकते हैं, उनको डिटेंशन किया जा सकता है। जब डिटेंशन उनका किया जाता है
तो उनको बोला जाता है कि जाइए अपने मालिक को बुला के लाइए, प्लस जीएसटी का पैसा भी लेके आइए। तो ये जो डिटेंशन के टाइम पर आपके गुड्स को क्या कर लिया है, रख लिया है गवर्नमेंट के ऑफिसर ने। आपको बोल रहे हैं कि पहले जीएसटी भरो तभी गुड्स आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना होता है, जीएसटी का पैसा भरना होता है, गुड्स को वहां से छुड़ाना होता है। तो ये जो जीएसटी का पैसा आपने भरा था, इस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक होता है कन्फिस्केशन, डिटेंशन तो सेक्शन नंबर 129 में बताया है। कन्फिस्केशन क्या होता है कि ये जो गुड्स डिटेन्ड किया है ना, आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतने टाइम पीरियड में आ जाओ जीएसटी का पैसा लेके। अगर इतने टाइम पीरियड में आप जीएसटी का पैसा लेके वहां नहीं पहुंचते ना, तो आपका गुड्स कन्फिस्केट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 130, जब्त कर लिया जाता है। तो जब्त करने के बाद तो फिर आपसे जिस वे में टैक्स भरवाया जाएगा उस वे में आपको टैक्स भरना होगा और आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो फ्रॉड के केस में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, डिटेंशन के केस में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कन्फिस्केशन के केस में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये 3 सेक्शन नंबर जस्ट याद रखना और ये 3 कीवर्ड्स याद रखना। सेक्शन के अंदर क्या लिखा है वो आपके लिए अभी इतने काम की बातें नहीं है, जितना जानना जरूरी था उससे बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये 3 कीवर्ड्स आपको याद रहने चाहिए, प्लस ये 3 सेक्शन नंबर बस। चलो, अब जितना पढ़ा है एक्सेप्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको एक बार नोट से देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट भी करा रही हूँ आज क्योंकि ये सेक्शन लेंथी है। अब टाइम लिमिटेशन तो है ना कि कोर्स भी ख़त्म करना होता है हमको, तो एक ना एक लेवल पर आके थोड़ा सा टाइम हमको कवर अप करना भी पड़ जाता है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें ईजी है, मैं वहाँ पे थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार रिवीजन नहीं कराऊंगी, फिर भी देखना आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्योंकि वो चीज़ें ईजी है ना, उनमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों देके टाइम फालतू में वेस्ट करना ना। चलो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्लॉज बी हमको पढ़ना है। क्लॉज बी में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे। जी बिल्कुल सही बात है मैम, काफ़ी सारे आपने पॉइंट्स पढ़ाए थे। इफ़ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आप फूड ले रहे हो, बिवरेजेस ले रहे हो, आउटडोर कैटरिंग ले रहे हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई हेल्थ सर्विस ले रहे हो, कोई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ले रहे हो, कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, या फिर रेंटिंग लीजिंग ऑफ कार और मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल, इन सबको आप ले रहे हो। ठीक है, इन सबको ले रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, इन केसेस में क्या होगा कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि बात यहाँ पर लिख गई, दैट मीन्स आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है वो देखो, वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पर्टिकुलर कैटेगरी यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, आप पहले इनको ले रहे हो, देन इनकी बाद में फर्दर सप्लाई दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, या तो आप सेम कैटेगरी के बेचो, लाइक मान लो मेरा जो शॉप था मेट्रो में, उसमें मैं ये पैटीज वगैरह ये सब बेचती थी। ठीक है, तो ये सब क्या होता था, मैं पहले खरीदती थी फिर मैं इसको बेच देती थी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, मैं इनकी क्या दे रही हूँ, फर्दर सप्लाई दे रही हूँ, तो फर्दर सप्लाई दे रही हूँ तो फिर अब मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। where it is obligatory for an employer to provide the same to its employee, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आप किसी क्लब का, फिटनेस सेंटर का या फिर हेल्थ सेंटर का अगर मेंबर बनते हो तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक है। देखो सेकंड पॉइंट है, याद रखना, अभी हमारे वो एक्सेप्शन वाले पॉइंट खत्म, अब सेकंड पॉइंट शुरू हो गया। तो आपका आईटीसी क्या है, ब्लॉक है। आप कोई ट्रैवल बेनिफिट देते हो अपने एम्प्लॉय को तो फिर आईटीसी क्या है, ब्लॉक है, आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये लिखे हुए हैं कि जहां पर आप ये मेंबर बनाते हो अपने एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय को कोई लीव ट्रैवलिंग पैकेज देते हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। उसके बाद ये सी मैंने छोड़ा है, डी मैंने छोड़ा है, बस
ई देखो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर सेक्शन 10, मतलब कि कंपोजिशन आप स्कीम वाले सप्लायर हो तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई एनआरटीपी है वो कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं तो उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है अगर वो गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं, अगर वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जस्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फिर उनको आईटीसी मिल जाएगा। जी, गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। गुड्स का लॉस्ट हो जाए, गुड्स का स्टोलन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, रिटर्न ऑफ हो जाए, डिस्पोज्ड हो जाए बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर कोई भी टैक्स आप पे कर रहे हो एज पर सेक्शन नंबर 74, यानी कि फ्रॉड के केस में आपको करना पड़ रहा है, 129 डिटेंशन के केस में आपको करना पड़ रहा है, 130 आपको पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपके गुड्स कन्फिस्केट हो गए हैं, तो इस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, अब ये क्लास आज मैं यहीं स्टॉप करूँगी क्योंकि ये क्लास हमारी 1 आवर 40 मिनट की हो गई है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा 1.5 आवर से क्रॉस होता है तो फिर इसको प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लग जाता है। 2.5 आवर का अगर मैं लेक्चर डालूँ तो आई थिंक फिर तो वो 6-7 घंटे ले जाएगा, तो फिर ये क्लास आपको टाइमली शाम को 6 बजे तो नहीं मिल पाएगी। तो इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जो भी आज पढ़ा, प्लस रिवीजन करेंगे। तो ये सब आप पढ़ के आना और बाय बाय, टेक केयर।